नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन उत्तराखंड का महासंग्राम में। सुरक्षित यात्रा जनता का अधिकार, बदहाल सड़क पर कड़क सीएम धामी। दरअसल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश का विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। सीएम धामी ने सत्ता संभालते ही ये ऐलान किया था कि जनहित में और जनता की सुविधा के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो सरकार उठाएगी। सीएम धामी इस पर अमल भी कर रहे हैं, जो धरातल पर नजर भी आ रहा है। जनहित के लिए सीएम कभी किसी कार्यालय का औचक निरीक्षण करते हैं तो कभी अस्पताल की स्थिति देखने खुद जाते हैं। उत्तराखंड के धाकड़ धामी प्रदेश की 70 विधानसभाओं पर समान विकास चाहते हैं। यही कारण है कि पिछले दिनों सीएम ने सभी विधायकों से अपने अपने क्षेत्र के 10-10 प्रस्ताव मांगे थे और उन प्रस्तावों के निस्तारण के लिए 2 आईएएस अफसरों की नियुक्ति भी की थी। अब धाकड़ धामी ने प्रदेश की सड़क दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया है। सीएम धामी चाहते हैं कि उत्तराखंड की सड़कें गड्ढा मुक्त बने। सीएम का कहना है कि सुगम और सुरक्षित यात्रा प्रदेश की जनता का अधिकार है और जन सुविधाओं का ध्यान रखना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सचिवालय में एक बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभी तक कितना कार्य हुआ, कितनी सड़कों की मरम्मत की गई है और कितना कार्य अवशेष है। उन्होंने ये पूरी जानकारी अविलंब मुख्यमंत्री को 1 सप्ताह में भीतर देने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सख्त निर्देश दिए कि सभी सड़कों की मरम्मत और गड्ढा मुक्त बनाने का कार्य संबंधित विभाग किसी भी स्थिति में शीघ्र पूरा कर ले। इन कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने हिदायत दी कि सड़क मरम्मत के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीएम धामी की उत्तराखंड की सड़कें कितने दिनों में चकाचक होती हैं और सीएम धामी का जनहित में अगला कदम क्या होगा। तो उत्तराखंड में अब तमाम तरह के कार्य करने के बाद सीएम धामी जो है वो बदहाल सड़कों की ओर रुख कर रहे हैं और इन बदहाल सड़कों पर अब सीएम धामी कड़क हुए हैं और अब इन पर वो किस तरीके से मरम्मत कार्य करवा रहे हैं और ये तमाम जो निर्देश है वो भी अधिकारियों को देने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सचिन गुप्ता जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। शिषपाल सिंह बिष्ट जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और दिनेश आर्य जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले सचिन गुप्ता जी आप ही के पास आना चाहूंगी। तमाम तरह के कार्य करने के बाद सुरक्षित जनता का जो अधिकार है सुरक्षित सड़कें, उसकी ओर सीएम धामी ध्यान दे रहे हैं। कितने समय में ये कार्य पूरा हो जाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये इस समय सामने आ रहा है, क्योंकि पिछले लंबे समय से हम देहरादून की सड़कों को देख रहे हैं। स्मार्ट सिटी की देहरादून की सड़कें कही जाती है, स्मार्ट सिटी जो कहा जाता है, वहां पर भी सड़कें बदहाल है। देखिए मुस्कान जी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा क्योंकि मानसून जो कि समय पे विदा होना था, वो अब की बार मानसून काफी जो है उसे समय लगा वापसी जाने में, जिस कारण से जो है जो मरम्मत के कार्य थे या सड़क निर्माण कार्य थे या नाली निर्माण कार्य थे वो अवरुद्ध हुए हैं। क्योंकि बरसात का जो निर्माण है वो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तारपुल की सड़कें अधिकतम जहां पर बनती है वो अगर बनेगी तो जो है बरसात में फिर बहने का डर रहता है।
जैसे ही बरसात खत्म हुई, क्योंकि त्योहार के समय पे अगर हम सड़कें खोदते तो उसमें कहीं ना कहीं जो है व्यापारी भाइयों को भी जो है समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जैसे माननीय सीएम धामी जी ने जो है अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अब सभी काम से जो है लगभग बरसात भी जो है विदा हो चुके हैं, मानसून भी विदा हो चुका है और त्योहार भी जो है, जो सबसे बड़ा त्योहार होता है हिंदुओं का दीपावली, वो भी संपन्न हो गया है। तो सभी अधिकारी जो है एक हफ्ते के अंदर जो है अपनी सभी जो खराब सड़कें हैं या जो है सड़कें की जीर्ण शीर्ण अवस्था का, उन सब सड़कों का आकलन तैयार करें। जहां मरम्मत हो सकती है वहाँ मरम्मत कराई जाएगी, जहां नहीं की आवश्यकता वहाँ नहीं कराई जाएगी। इसलिए जो है धामी सरकार बिल्कुल एक्शन मोड पे है और जल्दी जो है सभी जितने भी हमारे यहाँ के उत्तराखंड वासी है, शहर वासी है, उन सभी को जो है अच्छी सड़कों की सौगात जो है धामी सरकार की तरफ से मिलने वाली है। ठीक है शीशपाल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब सीएम धामी ने सड़कों के रुख किया है और वो कह रहे हैं कि सड़कों को जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा, उनका सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा। अब यानी कि ये कहा जा रहा है कि जनता के जो मुद्दे हैं, जो जनता को सुरक्षित सड़कें चाहिए, उस पर अब सीएम धामी ध्यान दे रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, अगर मुख्यमंत्री धामी ने इस प्रकार की कोई समीक्षा की है कि उत्तराखंड को अगर उस गड्ढा मुक्त बनाना चाहते हैं और प्रदेश की सड़कों को चमकाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर मैं इस चीज का स्वागत करूंगा। लेकिन मुस्कान जी, सवाल यहाँ पर ये है कि आप देखिए जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर दुर्घटनाओं की बाढ़ आई हुई है और राजधानी देहरादून में आप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की अगर एक बार समीक्षा कर लेंगे और देहरादून की ऐसी कोई गली नहीं होगी जो अव्यवस्थाओं का शिकार ना हो, जिसमें गड्ढे ही गड्ढे ना हो। सड़क तो कहीं दिखाई नहीं देती है। 1,500 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पर बहा दिया गया है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जल भराव की इस प्रकार की स्थितियां थी बरसात में कि आदमी का निकलना तो दूर की बात है, गाड़ियां नहीं निकल पा रही थी मुस्कान जी, गाड़ियां बह रही थी यहाँ पर। तो गड्ढा मुक्त बनाने का जो संकल्प मुख्यमंत्री धामी का है, उसमें मुझे ठीक है अभी बयानबाजी आई है, अभी उन्होंने बात कही है, लेकिन आप और हम जब इसमें 5-6 महीने बाद दोबारा डिबेट कर रहे होंगे तो आपको पूरा प्रदेश गड्ढा युक्त दिखाई देगा, गड्ढा मुक्त नहीं दिखाई देगा। अभी पौड़ी जनपद में जिस प्रकार से बस दुर्घटना हुई और पूरी बारात को लगभग काल का ग्रास बनना पड़ा, लगभग प्रदेश के हर कोने में डेली जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो इनकी गड्ढा मुक्त सड़कों की पोल पट्टी खोल रही है। ऑल वेदर रोड एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था सरकार का जो प्रसारित हुआ था, उसमें आपने देखा कि जिस प्रकार से सड़कें बह गई, तमाम उसके ऑल वेदर के पुल टूट गए, लोगों की मौतें हुई और प्रदेश के अंदर लगभग 650 सड़कें जो है बरसात के दौरान अव्यवस्था और बंदी के कगार पे रही। तो इससे इनके संकल्प में मुझे कहीं ना कहीं खोट नजर आता है और ईमानदारी नहीं दिखा दी थी। धामी जरूर विज्ञापनबाजी में धाकड़ है, घोषणा करने में धाकड़ है, लेकिन जमीन पर कहीं मुख्यमंत्री का एक्शन नजर नहीं आता। अखबारों में और टीवी चैनलों में खूब एक्शन नजर आता है। जी ठीक है दिनेश आर्य, जो आपके पास मैं आना चाहूंगी और सवाल मेरा ये आपसे कि प्रधानमंत्री ने लगातार मंच के माध्यम से कहा है कि पहाड़ी क्षेत्र देवभूमि उत्तराखंड जो है उसको हमने बेहतरीन सड़कें देने का काम किया है, बेहतरीन कनेक्टिविटी का काम हमने किया है। कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अब जो कारगर है वो इस समय दिखाई दे रही है देहरादून में और पूरे उत्तराखंड में। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, देहरादून जो स्मार्ट सिटी कहलाती है, वहां पर भी सड़कें जो है वो गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे, ये समझ पाना आज भी मुश्किल है, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार उसकी दिखाते रहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती है तो सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि आज इतने समय बाद भी हम सिर्फ इस बात पर बहस कर रहे हैं कि आखिर सड़कों से गड्ढे कब खत्म होंगे। दिनेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक सचिन गुप्ता जी आपके पास में आना चाहूंगी और शेषपाल जी की बातों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अगर आप 4-5 महीने बाद भी अगर डिबेट करें, इस बात पर बहस करें, तब भी ये सड़कें गड्ढायुक्त मिलेंगी। देखिए मुस्कान जी, विकास एक ऐसी व्यवस्था है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आज सड़क बनेगी तो जो है कुछ सालों बाद टूटेगी, वो दोबारा बनेगी भी। मैं मेरे बड़े भाई है शेषपाल बेस जी और जो है मेरे आदरणीय भी हैं, मैं उनकी जानकारी में भी ये डालना चाहता हूँ कि उन्होंने भी बोला कि धाकड़ धामी जी के बारे में उन्होंने कई सारी बातें बोली हैं, लेकिन धाकड़ धामी जी ने अपनी धाकड़ जो धाकड़ थी वो दिखा दी है।
क्योंकि जिस प्रकार उन्हें मात्र 5 से 6 महीने पुरानी पूर्व सरकार में हमारे को मिले थे, और उसके बाद जो है उनके चेहरे पे पूरा उत्तराखंड का चुनाव लड़ा, उसके बाद जो है जनता ने पूरा मैंडेट देके भारतीय जनता पार्टी को जो है पुनः जो है अपना विश्वास जताया, और वो विश्वास केवल भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे या मुख्यमंत्री धामी के चेहरे पर नहीं दिखाया, जो पिछले 5 सालों में और पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री जी ने जो है केंद्र के माध्यम से उत्तराखंड को विशेष प्यार देते हुए उत्तराखंड के लिए यहाँ नव निर्माण किए, उत्तराखंड के विकास किए, चारों धाम के लिए ऑल वेदर रोड की व्यवस्था का काम किया, मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का काम किया। उन सब विकास कार्यों को देखते हुए जो है जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे मोहर लगाई और धामी जी को अपना आशीर्वाद दिया। इसलिए अगर ये कहेंगे कि वो केवल विज्ञापन तक, तो विज्ञापन तक कौन सी सरकारें रही हैं, या केवल जो है आम जनता को आंखों में धूल झोंकने वाली कौन सी सरकारें रही है, ये भली भांति जो है प्रदेश की जनता जता चुकी है। 2014 से लगातार जो कांग्रेस मुक्त करके जो है भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने का काम प्रदेश की देश की जनता कर लिया, तो वो जनता समझती है और जनता ने जता दिया है कि विकास के साथ जो है आम जनता, और विकास केवल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कर सकती है, ये उनको पूर्ण रूप से जो है वो आश्वस्त हैं। और जहाँ तक ये बात है सड़कों की, तो देखिए जब कोई नव निर्माण होता है, जब अगर हम व्यवस्था बनाएंगे, अगर हम बनाएंगे कि उसे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो स्मार्ट सिटी से पहले जो उसका बुनियादी ढांचा है उसको भी व्यवस्थित करना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ व्यवस्था बनाएंगे कि हमें यहाँ पर जो है स्वच्छ पानी चाहिए, तो उसके लिए सड़कें खोद के नई पानी की लाइनें बिछानी पड़ेगी, सीवर की लाइनें भी देनी पड़ेगी, अंडरग्राउंड तारे जो हमारी जो कई जगह जो है झूलती रहती है, जहाँ पे अंडरग्राउंड तारे करने की आवश्यकता है विद्युत विभाग की, वो भी अंडरग्राउंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए जब लाइनें तोड़ी जाती है, सड़कें खोदी जाती है, और निश्चित रूप से जो है शहरवासियों को थोड़ी सी जो है असुविधा होती है, लेकिन जब ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, जो स्मार्ट सिटी का सपना जो दिखाया गया, वो निश्चित रूप से जब वो पूर्ण रूप से धरातल पे उतर जाएगा, तो निश्चित रूप से शहरवासियों को एक सुंदर और अच्छा। लेकिन सवाल तो जनता ये कर रही है ना, सवाल तो जनता ये कर रही है गुप्ता साहब कि आखिर कब ये धरातल पर उतरेगा? बहुत लंबा समय हो गया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को। नहीं मुस्कान जी, देखिए हमारे यहाँ जो है आपको पता है कि उत्तराखंड के जो व्यवस्था है, उत्तराखंड में जो है बारिशें, देखिए अभी 7 से 8 दिन पहले जो है अभी मानसून विदा हुआ है, तो बारिशों में जो है कोई भी निर्माण कार्य या जो है कोई खुदाई का कार्य हो जाता है, तो उसके बाद वो कार्य नहीं हो पाता है। तो हमारे यहाँ अधिकतम समय तो जो है या तो बरसातों में बीत जाता है या आपदा में बीत जाता है, तो हमारे पास एक बहुत शॉर्ट समय मिलता है पूरे साल में 12 महीने, तो 12 महीने से केवल 3-4 महीने ही हमारे को निर्माण करने के लिए, कार्य करने के लिए मिलता है। तो इस शॉर्ट समय पे एक बड़ा काम करने में निश्चित रूप से अगर हम अन्य शहरों की या अन्य प्रदेशों की बात करें, तो जहां वहां पे उन्हें 6 से 8 महीने काम करने के लिए मिलते हैं, हमारे प्रदेश को केवल 3 से 4 महीने काम करने के लिए मिल पाते हैं विकास करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है। ठीक है, लेकिन शीशपाल जी, ठीक है गुप्ता साहब आ रहे हैं एक बार फिर से, निश्चित रूप से। ठीक है शीशपाल जी, गुप्ता साहब कह रहे हैं कि बजाय दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड जो है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर काम करने का समय हमें मात्र 3 से 4 महीने मिलता है, इसलिए हम ज्यादा काम अभी तक नहीं कर पाए हैं, और आने वाले समय में जल्द ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है उसको पूरा कर लिया जाएगा। मुस्कान जी, मुझे हंसी आ रही है अपने साथी प्रवक्ता की बात पर। आप बताइए, देहरादून कौन सा पहाड़ में पड़ता है? ये तो राजधानी है राज्य की, और देहरादून अगर स्मार्ट सिटी को इन्होंने जो है अगर चमका दिया होता, उसको सौंदर्यीकरण कर दिया होता, 1,500 करोड़ रुपया अगर कहीं लगा हुआ दिखाई दे रहा होता, तो आज इनकी वाहवाही निश्चित तौर पर हो रही होती है। और मुस्कान जी, जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी की तारीख पर तारीखें बढ़ी है और अब नई तारीख दे दी गई है, और जिस प्रकार उसके सीईओ बदलने का काम केवल सरकार ने किया, मंत्री भी सड़क पर उतरे, एक्शन दिखा, लेकिन काम तो कहीं दिखा नहीं। इस प्रकार का केवल प्रचार प्रसार पर ही सरकार का जो ध्यान है, इनको गंभीरता से सड़क पर उतर करके विभागों के साथ समन्वय बना करके अगर कड़ाई से काम कराएंगे, तभी कहीं काम फाइनल होता हुआ दिखाई देगा, शहर वासियों के सपने पूरे होते हुए दिखाई देंगे। मुस्कान जी, इसलिए बहुत जरूरी है कि देहरादून राजधानी से जो संदेश जाता है वो पूरे पहाड़ के अंदर, पूरे राज्य में जाता है, पूरे प्रदेश से और बाहरी राज्यों से भी लोग राजधानी में आते हैं। तो यहाँ पर ही अगर आप व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हैं, अगर आप मन मुताबिक और जो आपने वादे जनता से किए उनके अनुसार आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और अभी जो थोड़ी बहुत बातें सरकार की ओर से हो रही हैं स्मार्ट सिटी की, क्योंकि अब आगामी या नगर निगम के चुनाव भी हैं, भविष्य में लोकसभा चुनाव सिर पर खड़ा है, तो सरकार कुछ करते हुए दिखाई देना चाहती है, इसलिए बयानबाजी खूब हो रही है।
मैंने आपसे बड़ी उससे कहा साफ गोई से कि जब 4-6 महीने बाद हम समीक्षा करेंगे, तो उस बात में नहीं कहा जा सकता साहब हमने 4 महीने पहले सड़क बनाई थी फिर दोबारा से गड्ढे पड़ गए। भैया उसकी कोई टाइमिंग होगी, आप 2-4 साल तो आपकी रिपेयरिंग चलनी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि जनता के टैक्स पेयर का पैसा जो है आप 6 महीने बरसात के नाम पर बोल दें कि ये बह गया पानी में, तो ये तो भ्रष्टाचार है खुलेआम। तो ये नहीं होना चाहिए। और पहाड़ में जो सड़कों की दुर्दशा है मुस्कान जी, वो गुणवत्ता के कारण है कि गुणवत्ता पूर्वक कार्य हो नहीं रहे हैं। जो वहां पर वैज्ञानिक तरीके से इंजीनियरिंग के तरीके से सड़कें बननी चाहिए उस कारण नहीं हो रही है। ये दुर्घटनाएं भी इस कारण बढ़ रही है। और जो प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि तो चार धाम का क्षेत्र है, पूरे देश से श्रद्धालु उत्तराखंड में आते हैं, हमारे अपने राज्य के लोगों की सुरक्षा का भी सवाल है। तो इस पे बहुत गंभीरता से समीक्षा करके आगे बढ़ने की जरूरत है। ये राजनीति का विषय नहीं मुस्कान जी, मैं केवल राजनीतिक कारण नहीं कहना चाहता कि सरकार ये, लेकिन सरकार को जो है आपसी गुटबाजी से ध्यान हटा करके, जिस पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री में जो कोडवार चल रहा है, उस कारण से प्रदेश के अंदर जो विकास कार्य रुका हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर सब कुछ ठीक नहीं होगा तो प्रदेश की जनता पर और प्रदेश के विकास पर निश्चित तौर पर उसका फर्क पड़ेगा, ये मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, चलिए दिनेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, मेरा सवाल पहले भी आपसे यही था और इसी सवाल पर मैं जवाब चाहूंगी कि प्रधानमंत्री लगातार मंचों के माध्यम से कहते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र जो उत्तराखंड है वहां पर हमने बेहतर सड़कें दी है, कनेक्टिविटी हमने भरपूर वहां पर कर दी है, कनेक्टिविटी मजबूत हो गई है। लेकिन अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार देहरादून में, जिसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है, वहां की जो तस्वीरें अब सामने आती है, उसके बाद सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज भी हम जहां जिस समय में जी रहे हैं उसमें भी हम मात्र बेहतर सड़कों के लिए, गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए बहस कर रहे हैं। मैडम, ऐसा है पूरे प्रदेश में अभी तक जो सरकार को बरसात का हमारा सीजन था, और उसके बाद ये 3-4-5 दिन का हमारा बड़ा पर्व पूरे देश में दीपावली का पर्व मनाया गया। लेकिन इसके 15 अक्टूबर से 12 अक्टूबर मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है, तब से लगातार जो गड्ढा मुक्त आदेश दिया उसके विभाग अपना काम कर रहा है। लेकिन एक साथ पूरे क्षेत्र में प्रमुख मुख्य मार्ग का अधिकांश जैसा मतलब चाहे वो देहरादून हो, हल्द्वानी हो या जो भी हमारे नगरीय क्षेत्र हैं, उनके प्रमुख मार्ग निश्चित रूप से सब गड्ढा मुक्त किए जा रहे हैं। और ये अधिकांश हो गए हैं जो अंदरूनी मार्ग उनमें काम जारी है। ये जो दिवाली का हमारा त्योहार खत्म हुआ, छठ पूजा चल रही है, दो एक दिन में ये काम प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जो क्षेत्र गड्ढा बने रह गए हैं वो भी गड्ढा हो जाएंगे। ऐसा दिवाली की जो गतिविधियां चल रही है उससे हमें लगता है वो शीघ्र हो जाएंगे। जहाँ पहाड़ी क्षेत्र में लगातार काम हो रहे हैं, अनेक के माध्यम से उन्हें सब हाईवे में काम चल रहा है। जहाँ काम रुका हुआ है और बरसात सीजन खत्म हो गया, उनमें भी गति काम के गति आ गई, शीघ्र काम हो रहा है। पहाड़ हमारा विकास के उन्नत क्षेत्र है जिसमें लगातार विकास की आवश्यकता है। नए नए मार्ग बन रहे हैं, कहीं कटिंग हो रही है, तो उनमें काम चल रहा है। वक्त का काम करना विरोध करना होता है। जो कुछ कमियां देखने में जो कमियां दिखाई दे रही है सरकारी पक्ष उसमें जो उनके द्वारा किए गए काम है उनको कर रहा है और उनको और गतिशीलता आए उसमें उसकी आपको काम से और गति देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है जलगढ़ राज्य के ऊपर कि सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में जो जबरदस्त काम करने हैं, विपक्ष के लिए उसमें जो कई विधायक हैं उनको अपने काम बताने चाहिए और उन क्षेत्रों में विकास और अधिक गति से हो गए तो इस दिशा में उनको भी काम करना चाहिए। विपक्ष का काम कमियां देखना है, लेकिन कमियों के साथ साथ जो विकास हो रहा है उसको भी मानना चाहिए कि मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री है और वो उसकी इच्छा है कि इस प्रदेश में विकास के काम हो, उस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो जो काम अच्छा है उसके लिए भी विपक्ष को करें। ठीक है, चलिए गुप्ता साहब आपके पास में आना चाहूंगी। इसी के दिनेश जी की और शशिपाल जी की बातों पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। दिनेश जी
की बात तो मैं, क्योंकि मेरी आपकी तरफ से ऑडियो कट गई थी तो बहुत मुझे बात उनकी सुनाई नहीं दी है, ना मेरे को पता चल पाया है। और लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, उन्होंने एक बहुत सच्ची बात कही है कि विपक्ष का काम है सरकार की बातों पर नजर रखना है, कि अगर कोई कार्य अगर हो रहे हैं तो उससे भी जो है सरकार का साथ देना जो है विपक्ष का काम है। और मैं पुष्कर सिंह धामी जी की एक बात की तारीफ भी आपके चैनल के माध्यम से, एनपी के माध्यम से करना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक राजनीति, दरअसल राजनीति से ऊपर उठकर जो है धामी जी ने जो है एक सुंदर फैसला भी लिया है कि सभी जितनी विधानसभा है, 70 विधानसभाओं में उन्होंने जो है 2 वरिष्ठ IAS अधिकारी नियुक्त किए और उन सभी के विधानसभाओं के क्षेत्र के जो है जो समस्याएं थी, जो आकलन थी, उनके निराकरण के लिए जो IAS अधिकारी नियुक्त किए गए और उनके क्षेत्र से संबंधित कोई भी समस्या या विकास संबंधी कोई प्रस्ताव है तो वो भी मांगे हैं। और उसमें धामी जी ने ये भी नहीं कहा है कि केवल भाजपा वाले देंगे या कोई दूसरे दल, उन्होंने तो कोई भी जितने दल के हमारे यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं या किसी अन्य उसके, तो सब के सब जो है हमारे को जो है निर्दलीय विधायकों वो सब जो है अपने आकलन हमारे को जो है क्षेत्रीय विकास से संबंधित है, क्योंकि मुख्य एजेंडा है जनता का विकास। वो पार्टी से और ऊपर उठकर जो है माननीय धामी जी ने व्यवस्था बनाई है। और जिस प्रकार पूरे प्रदेश में काम हो रहे हैं, चाहे हम वो पार्किंग के समस्या के निराकरण के लिए कहें, हम चाहे जो है वो रोपवे निर्माण की बात हम कहें, चाहे वो जो है हम रेलवे लाइन जो है बिछाने की बात कहें, चाहे हम हवाई यात्रा से जो है सुगम यात्रा बनाने के लिए जो है हेलीकॉप्टर व्यवस्थाएं जो है प्रदेश में उसकी व्यवस्था बनाए, इस तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं प्रदेश में नेटवर्क बढ़े, कनेक्टिविटी बढ़े, पूरे देश से, पूरे संसार से आम आदमी जो है यहाँ पे सुगम यात्रा कर सके, हमारे 4 धाम यात्रा कर सके, उसके लिए तमाम तरीके का प्रयास जो है सरकार के माध्यम से निरंतर किए जा रहे हैं। और जहाँ तक इसकी आवश्यकता भविष्य में पड़ेगी कि हम इसको और क्या विस्तार कर सकते हैं, बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। और विपक्ष को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर कहीं कमी दिख रही है तो उजागर करना आपकी जिम्मेदारी है, हम उसके लिए स्वतंत्र हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर जब सरकार अच्छे काम करे तो सरकार को बढ़ावा भी देना चाहिए, सरकार के अच्छे कार्यों में साथ भी देना चाहिए। आप विपक्ष है तो केवल आपका काम विरोध करना नहीं है, आपका काम अच्छे कार्यों को, वो काम जनता के लिए हो रहे हैं। अगर और ज्यादा रोल जनता बन रही है तो वो जनता के लिए बन रही है, अगर वो उससे लोगों को लाभ मिल रहा है, लाभ मिलेगा तो उसका लाभ जनता के साथ साथ आपको मिलेगा। लेकिन आप विरोध करते हैं, आप अपनी नेगेटिविटी खड़ी करते हैं, ना कि सरकार के प्रति नेगेटिविटी खड़े करते हैं। तो सरकार अपना काम कर रही है और सरकार के काम पे मोहर लगाने का काम देश की जनता कर रही है। इसलिए जो है आप रोड़े ना बनते हुए जो सीढ़ी बनने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो है प्रदेश का भला होगा, प्रदेश में और विकास को गति मिलेगी, आम जनता को लाभ मिलेगा। ठीक है, शिषपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों में। शिषपाल जी। जी मुस्कान जी, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता की बात सुन रहा था। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, हम जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हैं और हमारा काम केवल विरोध के लिए विरोध करना नहीं है। खामियां सरकार के कामों में इतनी है, सरकार अगर कहीं जमीन पे दिखाई नहीं दे रही हो तो निश्चित हम उस बात को उठाएंगे। अभी राजस्व पुलिस का जो मामला आया था और इसको जो रेगुलर पुलिस में बदलने का सरकार का निर्णय है, मैंने निश्चित तौर पर उसकी सराहना की थी। अब आप डीबीटी में आप देखेंगे निश्चित तौर पर। लेकिन जहां कानून व्यवस्था के मामले में सरकार अगर विफल है और प्रदेश के अंदर प्रशासन नाम की, कानून व्यवस्था नाम की चीजें नहीं दिखाई दे रही है, प्रदेश में कैबिनेट मंत्री को जान का खतरा। मुस्कान जी आप देखिए जिस प्रकार से, ये तो विपक्ष का काम नहीं है ना कि हम हमारी वजह से, वो तो खुद आया कि कैबिनेट मंत्री को सुरक्षा की जरूरत है और उनको जान का खतरा है। यहाँ पर एक कैबिनेट मंत्री के भाई के घर दिन दहाड़े राजधानी से चंद कदमों पर जो है आप देखिए कि डकैती पड़ जाती है। हमारी एक होनहार बेटी अंकिता भंडारी की जिस प्रकार से भाजपाई दरिंदे हत्या कर देते हैं और उसमें अभी भी BBI का नाम जो है, VIP का नाम जनता जानना चाहती है, उसको उजागर नहीं किया जा रहा, सबूतों को मिटाया जा रहा। तो तमाम इसी प्रकार से आप केदार भंडारी की हत्या जिस प्रकार से उत्तराखंड पुलिस की कस्टडी में होती है और अभी तक उस मामले में जनता और तमाम मीडिया सवाल कर रहा है कि भैया इन मामलों में CBI जांच कराइए, सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जनता को सच जानने का अधिकार है। लेकिन सरकार जिस प्रकार से लेपापोती कर रही है, जन आकांक्षाओं की जिस प्रकार से अवहेलना हो रही है, बेरोजगारों की जिस प्रकार से नौकरियां बेची गई,
पेपर पर पेपर लीक हुए, अभी भी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। मैं अभी कहीं बाहर और वहां भी अभी बेरोजगार संगठनों के अध्यक्षों के फोन आ रहे हैं कि साहब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार सीबीआई जांच कराएगी नहीं, तमाम जिनको नियुक्तियां मिल रही है उनको नियुक्तियां मिलेगी नहीं, आप इस मामले को उठाइए। तो प्रदेश में बेरोजगारों का, जनता का विश्वास इस सरकार से उठ चुका है। ठीक है, जनता ने इनको जनादेश दिया मुस्कान जी, जनादेश इसलिए दिया था कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश को मिलेगी, इस प्रदेश के अंदर विकास की चौमुखी गंगा बहेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, तमाम कानून व्यवस्था जो है सुधरेगी। लेकिन उल्टा हो रहा है। आज प्रदेश की जनता चाह रही है कि सरकार को अगर विदा करने का कोई अवसर उसको मिल जाए तो आज विदा कर दे, क्योंकि सारी जन अपेक्षाओं को इन्होंने जो है मैं कह रहा हूं धूल धूसरित कर दिया है। आज जनता सड़कों पर, बताइए आप, मात्र 6 महीने हुए हैं सरकार को दूसरे कार्यकाल के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रही है, बेरोजगार रात दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष ने, हमने तय किया था कि हम साल भर तक सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम सरकार को मौका देंगे, लेकिन सरकार के कामों ने मजबूर कर दिया विपक्ष को जो है मुद्दों को उठाने के लिए और सड़क पर आने के लिए। मुस्कान जी, आप देखिए लोकतंत्र में इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि विपक्ष लगातार विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। इन सब मामलों पर विपक्ष कई मामलों पे सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार है कि सुन ही नहीं रही है। लोकतंत्र का जो अधिकार है विधानसभा का सत्र बुलाने का, वो तक नहीं बुलाया जा रहा है। आप बताइए कैसी सरकार को हम कह दें कि ये जो है जन अपेक्षाओं की सरकार है, जनता के लिए सरकार है। अब यहाँ पर अगर हम विरोध नहीं करेंगे, इन मामलों को अगर हम नहीं उठाएंगे, तो आप बताइए मुस्कान जी कैसे चलेगा? ये तो बिल्कुल फिर सुनेंगे ही नहीं, ये तो बिल्कुल इस प्रकार की जो है मनमानी और ऐसी तानाशाही चलाते रहेंगे और इस प्रदेश को जो है। ठीक है शिषपाल जी, दिनेश आर्य जी से आपकी बातों पर मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी। दिनेश आर्य जी, ठीक है शिषपाल जी। दिनेश आर्य जी, जिस तरीके से विपक्ष का, आपने खुद कहा कि विपक्ष का काम है कि सरकार अगर कोई काम नहीं कर रही है, ये काम गलत कर रही है, तो सरकार को आईना दिखाना। अब शिषपाल जी कह रहे हैं कि कई अहम मुद्दों पर हम कह रहे हैं कि एक विशेष सत्र बुलाइए, वो सरकार नहीं बुला रही है। लगातार विपक्ष जो है वो इस तरीके की जो सड़कों की मांग है या फिर बाकी जो अन्य मांगे हैं वो उठा रखा है, लेकिन ऐसा आरोप है शिषपाल जी का कि सरकार वो नहीं सुन रही है। तो आखिर क्या किया जाए? शिषपाल जी कह रहे हैं इनके नेता प्रतिपक्ष, उनको अगर वो मांग उठा रहे होंगे तो वो संज्ञान में विधानसभा अध्यक्ष ने लिया होगा। और विधानसभा सत्र को भी शीतकालीन सत्र तो कुछ समय बाद होना ही है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि शीतकालीन सत्र दिसंबर के नवंबर लास्ट या दिसंबर में स्टार्ट में होना है। उसमें जो भी समस्याएं होंगी या जो अब तक के उनको लग रहा होगा वो समस्याएं जो अब आगे आने वाले समय में की वाली समस्याएं, उन सब समस्याओं को जो में उठा सकते हैं। उनका नए अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी नई टीम बनी है, उनको जो काम विधायक के नाते या विधानमंडल दल के नाते विधानसभा में उठाया जा सकता है वो उठाना चाहिए, और जो सड़कों में उठाया सकते हैं वो वहाँ उठाना चाहिए। सरकार अपना काम लगातार जैसा दिखाई दे रहा है उसमें सरकार काम कर रही है अपना। और जहाँ तक कानून व्यवस्था की कुछ घटनाएं निश्चित रूप से हुई हैं, कुछ आकस्मिक घटनाएं कहाँ हो जाती हैं उसके लिए कोई ऐसा कोई भी पकड़ने की प्रक्रिया नहीं है कि कहाँ हो सकता है। और जहाँ घटनाएं घटती हैं उनका निराकरण पुलिस प्रशासन अपना कर रहा है और उनको परिणाम तक पहुंचा रहा है। अंकिता भंडारीवाला के दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी और उसमें सरकार ने, प्रशासन ने पूरे खुलकर अपने जो अपराधी थे उनको जेल में भेजने का काम किया। कहीं सरकार का मुझे नहीं लगता कि कोई संरक्षण किसी को दिया गया हो। ठीक है दिनेश जी, मैं फौरन लौटूंगा एक बार फिर से आप तीनों के पास। तो उत्तराखंड के महासंग्राम में अब रुख अगले मुद्दे का कर लेते हैं। उत्तराखंड की सरकार महिलाओं के सम्मान में एक कदम और बढ़ाते हुए प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में MBBS, MD, MS, नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्स में दाखिलों में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण देगी। हर साल मेडिकल के दाखिलों में उत्तराखंड महिलाओं को अलग से क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलता है। इस साल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड महिला क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश रद्द कर दिया था। इस वजह से सभी भर्तियां और नीट UG काउंसलिंग से भी हटा दिया गया था। संयुक्त सचिव अरविंद सिंह पांगती की ओर से निदेशक चिकित्सा शिक्षा को भेजे गए पत्र में यह कहा गया
कि शासन स्तर पर न्याय विभाग से हाईकोर्ट का रोजगार के संबंध में आदेश आया था, लेकिन नीट 6 पीजी नीट यूजी की काउंसलिंग रोजगार के बजाय एडमिशन से संबंधित है, लिहाजा इसमें लाभ दिया जाएगा। एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विजय जोयाल के मुताबिक शासन के निर्देशानुसार मेडिकल दाखिलों में महिला आरक्षण का लाभ पहले की तरह ही मिलता रहेगा। बुधवार को नीट पीजी की काउंसलिंग का सीट आवंटन किया गया, जिसमें उत्तराखंड महिला आरक्षण का लाभ दिया गया। नीट यूजी काउंसलिंग में भी यह लाभ मिलेगा। यह फैसला छात्राओं के लिए बेहतर साबित होगा और मेडिकल क्षेत्र में आरक्षण के चलते छात्रों के मुकाबले छात्राओं को अधिक फायदा मिलेगा और मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल दाखिलों में ज्यादा से ज्यादा छात्राएं भविष्य बना सकेंगी। चलिए तो अब चर्चा की शुरुआत इस मुद्दे पर कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। सचिन गुप्ता जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, शिषपाल सिंह बिष्ट जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और दिनेश आर्य जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शिषपाल जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब जो सरकार है उसने ये फैसला लिया है कि रोजगार के बजाय एडमिशन से संबंधित मेडिकल काउंसलिंग जो है वो अब की जाएगी और दूसरी ओर जो छात्राएं हैं उनको अलग और बेहतर सुविधाएं और आरक्षण प्रदान किया जाएगा मेडिकल दाखिलों में। देखिए मुस्कान जी, महिलाओं से संबंधित, बालिकाओं से संबंधित अगर कोई भी सराहनीय फैसला सरकार लेती है तो निश्चित उसकी सब लोग सराहना ही करेंगे। लेकिन ये जो 30% क्षेत्रीय आरक्षण का मामला है, ये सरकार की लापरवाही के कारण जो है हम हाईकोर्ट में इस मामले को हारे हैं। सरकार सोती रहती है और हाईकोर्ट में जो है ढंग से पैरवी नहीं करती। इतने जो अटॉर्नी जनरल क्या कर रहे हैं प्रदेश सरकार के, आप देखिए वहां पर आरक्षण का मामला हमको हारना ही नहीं चाहिए था। ढंग से अगर पैरवी होती तो आज ये मामला ही नहीं बनता। और ये आरक्षण तो महिलाओं का, हमारी बेटियों का हक है, उनको मिलना ही चाहिए, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। आप बताइए। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के बाद सरकार ने की है और उसमें भी बहुत देरी से, जब बहुत हल्ला इसमें हो गया, विपक्ष ने तमाम इस बातें इसमें रखी हैं। अब सरकार कह रही कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अगर महिलाओं को ये 30% आरक्षण का मामले में सरकार अगर वास्तव में ईमानदार और दृढ़ संकल्पित है तो इसमें जो है मेरा ये सुझाव है कि वो अध्यादेश से काम न चलाए, इसमें पूरा जो है बिल जो है विधानसभा में ला करके उसको पारित कराई जाए। क्योंकि इसी आधार पर मुझे जहां तक लगता है कि हाई कोर्ट में जो है ये 30% आरक्षण का मामला हम हारे हैं। तो ये क्योंकि अभी अध्यादेश से ये ले आएंगे, अगर ये ला रहे होंगे, मुझे क्योंकि मैंने अभी मुझे जानकारी नहीं कि सरकार इसमें अध्यादेश ला रही है या बिल ला रही है, लेकिन अभी ये अगर त्वरित फैसला इन्होंने किया तो अध्यादेश के माध्यम से इसको ला रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन अच्छा है मुस्कान जी, लेकिन मैंने कहा कि ईमानदारी से बढ़ना चाहिए और इसमें अब कोई कोताही ना हो। भविष्य में हमारी होनहार बेटियों को दिक्कत ना हो और उनको मिलना चाहिए। क्योंकि अभी बेटियों ने लंबा संघर्ष, सड़कों पर उतर गई थी बेटियां इस मामले को लेकर के। अभी आपने देखा कि तमाम परीक्षाओं में उनको लाभ नहीं मिला और उनका जो हक था, जो अधिकार था, जो 2003 में ही उनको ये 30% आरक्षण का, आपको पता होगा कि तब दे दिया गया था बेटियों को। अब जाके हम इसको हाई कोर्ट में हमने जो गंवा दिया था उसको अगर सरकार पुनः बेटियों को देना चाहती है और बेटियों को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए ईमानदारी से अब उसको बिल ला करके उसको पास करवा करके और मजबूत और बिल्कुल सशक्त व्यवस्था बनाए जिससे हमारी बेटियां पीछे ना रहे। जी ठीक है सचिन गुप्ता जी, अब ये जो फैसला सरकार ने लिया है कि दाखिला जो है मेडिकल जो सुविधाएं हैं उसमें आरक्षण का दाखिलों में आरक्षण दिया जाएगा बेटियों को, और आपके इस फैसले को कहीं ना कहीं विपक्ष भी स्वीकार कर रहा है, बशर्ते उनका कहना यह है कि अगर इस तरीके का कोई फायदा आप छात्राओं को दे रहे हैं तो उनकी पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए। देखिए, निश्चित रूप से पहले भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है 15,000 रुपये में मात्र जो है
प्रदेश के जो विद्यार्थी थे, बच्चे बच्चा थी, उनको जो एमबीबीएस करने का मौका भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी को भी बताना चाहूंगा कि क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी। क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था के बाद जो है इसे हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, और चूंकि सरकार की मंशा है, सरकार की मंशा स्पष्ट है और सरकार चाहती है कि प्रदेश की महिलाओं का उत्थान हो, प्रदेश की महिलाएं आगे बढ़े, प्रदेश की जो नई विद्यार्थी महिलाएं उनको लाभ मिले। और क्योंकि ये प्रदेश बनाने में जो हमारे उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उत्तराखंड की नारी शक्ति है, उन्होंने बहुत बड़े त्याग दिया। उस त्याग की भरपाई कोई भी पार्टी या कोई भी दल या कोई भी सरकार नहीं कर सकती, लेकिन उनके बच्चों को जो है पढ़ाई लिखाई में अवसर देना, उन बच्चों की पढ़ाई के शिक्षा दीक्षा में जो है अवसर प्रदान करना, उनकी नौकरी की व्यवस्था के लिए सरकार का प्रयास करना, ये कहीं ना कहीं ये प्रयास जो है धामी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार दर्शाती है कि वो महिलाओं के प्रति जो है संवेदनशील है, महिलाओं का सम्मान चाहती है, महिलाओं का उत्थान चाहती है। और इसीलिए जब हाई कोर्ट ने जो है हमारे क्षैतिज आरक्षण पे जो है रोक लगाई, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई और सुप्रीम कोर्ट से पहले साथ ही जो है अध्यादेश भी लाने का काम जो है सरकार कर दिया। और निश्चित रूप से जो है अगले हफ्ते तक जो है ये बिल्कुल विधायी उसमें चला गया, और अगले हफ्ते तक जो है ये राज्यपाल जी की मंजूरी के बाद जो है ये अध्यादेश भी जो है जल्दी कानून के रूप में जो है ये 30% आरक्षण के रूप में ले लेगा। तो निश्चित रूप से जो हमारी महिला बहनें हैं जो पढ़ना चाहती है और कहीं ना कहीं जो है वो किसी अभाव के कारण जो है एडमिशन नहीं ले पाती, तो उनको 30% आरक्षण मिलेगा। तो इसका लाभ जो है प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा। और हम चाहते भी हैं कि जो हमारे प्रदेश हुनर है, जो हमारे प्रदेश की बच्चियां हैं वो पढ़े लिखे, और सरकार की जहाँ तक व्यवस्था होगी या सरकार की जहाँ तक ताकत होगी, सरकार जो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, इनको डॉक्टर बनाने के लिए जो है पूरा लाभ इन बच्चों को देने का कार्य जो है सरकार करेगी, और सरकार कटिबद्ध है अपने प्रदेश के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, दिनेश आर्य जी आपके पास में आना चाहूंगी। बीजेपी का कहना है, सचिन गुप्ता जी का कहना है कि सरकार कटिबद्ध है किस तरीके से प्रदेश में बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, और इसीलिए ये अध्यादेश लाया जा रहा है जिसमें जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उनको मेडिकल के दाखिले में 30% का आरक्षण दिया जाएगा। इस अध्यादेश को किस तरीके से आप देखते हैं और किस तरीके के इस पर कार्य होने चाहिए जो ये अध्यादेश जो है वो जल्द ही कानून भी बने? मुस्कान जी, ये सरकार जो इस तरह का अध्यादेश लेके आ रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है। क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य जब बना, राज्य की लड़ाई महिलाओं ने लड़ी थी। पूरा आंदोलन एक प्रकार से गांव-गांव दूरस्थ जो उत्तराखंड राज्य जिनकी जरूरत थी, जो समस्याओं से ग्रस्त थी, वो महिलाएं रोड पर निकल के आई, और परिणाम स्वरूप 9 नवंबर 2000 को ये उत्तराखंड राज्य बन के हमारे सामने आया। उसके साथ ही हम देखते हैं कि उत्तराखंड का रोजगार के लिए पूरे देश में पलायन हुआ। अधिकांश युवा जो है यहाँ से पलायन करके देश के अलग अलग शहरों में जाके रोजगार प्राप्त करने गए। तो उस कारण भी पहाड़ में अधिकांश महिलाएं हैं। उन महिलाओं को स्थान के लिए इस तरह का जो अध्यादेश मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल के दाखिलों के लिए लेके आया था, क्योंकि नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण के लिए हाईकोर्ट का निर्णय आ गया था। उस पर आज एक नया रास्ता निकाल के जो मेडिकल की छात्राएं हैं, पैरामेडिकल की छात्राएं हैं, उनको 30% का जो क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। निश्चित रूप से सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है, और इस पर अध्यादेश लाकर और समय आने पर इसको कानून बनाकर इसको आगे भी लागू किया जा सकता है। अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के रास्ते निकालकर महिलाओं का उत्थान के लिए इस तरह के काम सरकार पहले भी करती आई है। अनेक एक ऐसा उदाहरण है। इस दिशा में जितना संभव होगा तब पलायन भी रुकेगा, और जो पहाड़ों में दूरस्थ क्षेत्रों में महिलाएं जो शिक्षा ग्रहण करती हैं, कुछ क्योंकि नगरीय क्षेत्रों के हिसाब से वो सबके साथ कंपटीशन करने में थोड़ा सा पीछे रह जाती है, उनको प्रोत्साहन के लिए यह आरक्षण काफी मदद करेगा। इसके लिए मैं पुनः सरकार को बधाई देता हूँ। बिल्कुल, इस कार्य के लिए सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन एक बात शिषपाल जी ये भी है कि ये जो फैसला लिया गया है, क्या इससे पलायन को रोक पाएगी सरकार? फैसले काफी लिए जा रहे हैं लेकिन उन पर अमल बहुत कम होता है, और उत्तराखंड में पलायन, शिक्षा के लिए जो पलायन होता है उसको रोकना सरकार के लिए एक चुनौती है।
नहीं नहीं मुस्कान जी, इसके लिए सरकार, आप, मैं पहले ही कह चुका, आपने मेरी बात को अगर ध्यान से सुना होगा कि ये सरकार की गलती के कारण, सरकार की लचर पैरवी के कारण हाई कोर्ट में जो है हमने ये 30% क्षैतिज आरक्षण का मामला गंवाया था और बेटियों को आंदोलन करना पड़ा, विपक्ष को आंदोलन करना पड़ा, लंबी लड़ाई इसके लिए लड़नी पड़ी और सरकार ने बहुत विलंब किया सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। आप बताइए ये कहां गंभीर है बेटियों को जो है न्याय देने के लिए। और आप देखिए जिस प्रकार से बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में सबूत मिटाने का काम सरकार ने किया, अभी भी वीआईपी हत्यारे का नाम सामने नहीं आया है। सरकार कहीं गंभीर दिखाई नहीं दे रही है, मामले में केवल लिपाल पोती कर रही है। और मुस्कान जी, इससे बढ़कर के आए दिन प्रदेश के किसी न किसी कोने से गर्भवती महिलाओं की जो है कहीं मौत हो जाती है, कहीं जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो जाती है। स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी लचर इस प्रदेश के अंदर है, तो कहां गंभीर है ये बताइए बेटियों के लिए। और ये अभी आंदोलनकारियों के मामले में बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, आप बताइए आंदोलनकारी बेचारे स्वयं जो है आज सड़कों पर आंदोलन किस लिए कर रहे हैं मुस्कान जी, कि 10% जो आरक्षण उनको मिला था उसका मामला भी हाई कोर्ट में ये हार गए हैं लचर पैरवी कारण, उदासीनता के कारण। और अब उसमें भी उनको भूख हड़ताल करनी पड़ी लंबी, उसमें भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की है लेकिन अभी उसमें गए नहीं है। तो ये इस प्रकार से सोए क्यों रहते हैं? जब इस पे डिबेट होगी, जब इस पे सड़कों पे आंदोलन होगा, विपक्ष बहुत होहल्ला करेगा, तब जाके तो सरकार जागती है। तो इनको गंभीर होना पड़ेगा वास्तव में। भैया प्रदेश की जनता ने आपको एक आशाओं के साथ चुना है और आप आंदोलन का इंतजार करेंगे, आप विपक्ष से जब हल्ला करेगा तब आप जागेंगे, ये नहीं चलेगा। सरकार अगर जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करेगी, ये शासन में बैठे बैठे इतने बड़े बड़े जो अधिकारी बैठे इतने ये मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, आखिर ये कर क्या रहे हैं वहां पर बताइए? क्यों हमारी सरकारें हाईकोर्ट में हर मामले को हार रही है? और जो रोजगार से संबंधित मामला हो, जो बच्चों के भविष्य से संबंधित मामले हो, इनको जो है इसमें हमेशा सजग रहना चाहिए। सरकार के मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को हर समय इसकी समीक्षाएं करनी चाहिए। आप सुर्खियां बनने का इंतजार क्यों करते हैं? मामले को उठने का इंतजार क्यों करते हैं? भाई पहले आप चाक चौबंद रखिए। अब यही मामला है 30% आरक्षण का। अब सरकार ये हो गया क्लियर कि अध्यादेश इसमें ला रही है, इनको बिल इसमें लाना ही पड़ेगा और बिल ला करके इसको मजबूत किया। अगर कानून का रूप देंगे तो निश्चित तौर पर भले ही इनकी गलती के कारण अवरोध उत्पन्न हुआ, फिर भी हम स्वागत करेंगे। और मेरा ये सुझाव है कि सरकार को अब इसमें विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोबारा से बेटियों को और विपक्ष को सड़क पर न उतरना पड़े, दोबारा से आंदोलन इस प्रदेश में ना करना पड़े और बेटियों को ईमानदारी के साथ उनका हक दिया जाए। और जो आज बेटियां इस प्रदेश के अंदर हमारी महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, कानून व्यवस्था के मामले में भी इनको जो है निश्चित तौर पर समीक्षाएं करनी चाहिए और मुख्यमंत्री को इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। आज उत्तराखंड पुलिस से प्रदेश की जनता बिल्कुल खुश नहीं है। और आप मुस्कान जी, मैं यहाँ पे दोहराना नहीं चाहूंगा, इस मामले को हम पहले बहुत जोरदार तरीके से उठा चुके हैं। ठीक है सज्जन गुप्ता जी, शिषपाल जी पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि सरकार जो है हाईकोर्ट में लगभग सभी जो केस है उनको हारती जा रही है, क्यों सरकार इनको लेकर गंभीर नहीं है? देखिए शिषपाल जी की बातों पे मुझे भी हंसी आ रही है आज कि जो है अपनी पीठ कंधा और अपनी हाथ कि जो है हर काम में ये अपनी पीठ थपथपाते हैं। जब इनको मौका मिलता है कुछ सरकार के काम करने का, चाहे वो क्षैतिज आरक्षण से संबंधित हो, महिलाओं के 30% आरक्षण का विषय हो, चाहे प्रदेश के जो है राजस्व पुलिस को जो है बदले जाए, सामान्य पुलिस को जो है क्षेत्र गांव देने का विषय हो, तमाम तरीके के विषय, चाहे केंद्र से पैसा लाने का विषय। अब कांग्रेस से कोई काम कभी नहीं हुआ। उत्तराखंड के विकास के नाम से जो है बिल्कुल शून्य नंबर अगर मैं चाहूंगा तो कांग्रेस को दिए जाएंगे और जनता भी जता चुके हैं। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है सड़कों के निर्माण, पुलों के निर्माण, हवाई यात्रा, रेल मार्ग, तमाम तरीके के जो विकास कार्य उत्तराखंड के अंदर कर रही है, तो ये कहते हैं कि जब विपक्ष जगाता है तो जागते हैं। तो भाई जब तुम्हें जागने का मौका मिला था, जब तुम्हें काम करने का मौका मिला था, जब तुम्हें प्रदेश की जनता ने शर्माते हुए उठा गया, तब आपने कोई काम नहीं किया। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में वो लगातार प्रदेश के हित के कार्य कर रही है, प्रदेश के विकास के काम कर रही है, तब आप कहते हैं कि विपक्ष जगा रहा है। तो ये आप अपने हाथ और अपना कंधा जो है थपथपाना छोड़ दीजिए। प्रदेश की जनता भली भांति जानती है और देख रही है। रही बात ये बात कानून व्यवस्था की बात ये कर रहे हैं, तो अपराधी का काम है षड्यंत्र रचना, पुलिस का षड्यंत्र का उजागर करना। मैं बताना चाहूंगा कि आपने सौरभ बहुगुणा जी के विषय में बोला कि उनको धमकी मिल रही है, तो मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और उसके बाद जो राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनके तो प्रधानमंत्री
कार्यकाल में रहते हुए उनके ऊपर बड़े बड़े हमले हुए तो अब क्या इसका मतलब केंद्र सरकार विफल थी उस समय सुनने थी। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई सेटिंग या कोई जो है धमकी जो किसी मंत्री को मिली है कुछ मिले तो उसको उजागर करने के लिए जो है सरकार पूरे एक्शन में है। सरकार ने SIT गठित की, उसका व्यवस्था करी। आप अंकिता हत्याकांड के विषय में कांग्रेस के मेरे भाई बोल रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 दिन के अंदर जो है जो जिनके ऊपर फर्जी सरसने का, जिनके ऊपर दबाव डालने का, जिनके ऊपर हत्या का आरोप है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1 महीने के अंदर जो है उनके लिए SIT गठित कर दी कि 1 महीने के अंदर जो है इनकी व्यवस्था लागू की जाए। तीसरा जो है इनके ऊपर जो है सरकार ने यह प्रयास किया है कि इस मामले को जो है फास्ट कोर्ट में ले जाया जाए ताकि जो है ये आने वाले समय के लिए उत्तराखंड के उन सब अपराधियों को जो साजिश रचते हैं महिलाओं के लिए, बहनों के लिए या किसी प्रकार की ऐसी गंभीर साजिश रचते हैं उनके लिए ये मिसाल बने कि ताकि जो है भविष्य में कोई इस प्रकार की घटना घटने से पहले 100 बार सोचे इस बात को। तो सरकार लगातार जो है चाहे कानून व्यवस्था हो, विकास के मुद्दे हो, सरकार लगातार जो है इनकी संवेदनशील है और इसके साथ जो है कार्य कर रही है। लेकिन विपक्ष का काम केवल शुरू से एक ही बात रही है कि केवल सरकार के कामों को जो है कोसना, सरकार के कामों को जो है किसी तरीके से जो है जनहित के कार्य को लटकाना या भटकाना। आम जनता का कोई भी अच्छे कार्य हो, ठीक है, जो है कांग्रेस का काम रहा है कि जो भी अच्छे कार्य विकास के हो रहे हैं उसको जो है आम जनता के बीच में जो आम जनता। ठीक है सचिन गुप्ता जी। शिषपाल जी आपकी बातों में कुछ कहना चाह रहे थे। शिषपाल जी जल्दी से अपना कमेंट रखिएगा, उसके बाद मैं दिनेश जी के पास जाऊंगी। देखिए मुस्कान जी, इस प्रदेश के अंदर जो विकास की नींव रखी गई वो कांग्रेस पार्टी के दौर में रखी गई। अब ये सचिन गुप्ता जी कह रहे थे कि इन्होंने क्या किया। आज हरिद्वार में सिडकुल को देख लीजिए, देहरादून में सिडकुल किसने बनाया, उधम सिंह नगर में सिडकुल किसके दौर में बना। आप यहाँ देहरादून में पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, धून यूनिवर्सिटी, आप घुड़दौड़ी यूनिवर्सिटी, आप टिहरी में, आप द्वाराहाट में यूनिवर्सिटी। प्रदेश के अंदर जो विकास की गंगा बहाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया उसको प्रदेश की जनता भी नहीं नकार सकती। सचिन जी, आपने तो इस प्रदेश के विकास को ठप करने का काम किया है। आज लोग विकास को खोजने के लिए टॉर्च से देख रहे हैं कि कहां पर इन 6 सालों में इस प्रदेश के अंदर कहां इन्होंने एक पत्थर लगाया, कहां पर एक ईंट रखी है। गैरसैंण राजधानी के मामले में ठीक है, चलिए ठीक है, जहां पर ठीक है शिषपाल जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने विकास को छोड़ा था वहीं पर रुका हुआ है, उससे आगे एक कदम नहीं बढ़ पाया। और कानून व्यवस्था के ठीक है, विकास के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। विकास किसने क्या किया, हर सरकार कुछ ना कुछ देकर गई है उत्तराखंड को। दिनेश जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। ठीक है शिषपाल जी, दिनेश जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। सरकार का ये जो फैसला है वाकई सराहनीय है, लेकिन ये फैसला क्या शिक्षा को लेकर जो पलायन उत्तराखंड में हो रहा है उसको रोक पाएगा? क्योंकि उत्तराखंड में पलायन को रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये फैसले भी तभी कारगर होंगे जब छात्रों को अपने राज्य में रोका जाएगा। जी मुस्कान जी, जो इस तरह के फैसले हैं निश्चित रूप से उसमें जो पलायन है रुकता है। पहले पढ़ने के लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ता था। धीरे धीरे उत्तराखंड आज एक शिक्षा का हब के रूप में विकसित हो रहा है। कई यूनिवर्सिटियां यहाँ बनी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, मेडिकल कॉलेज जहाँ 1 या 2 होते थे यहाँ 6 मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। तो अल्मोड़ा, अगर कुमाऊं की बात करें तो यहाँ हल्द्वानी में सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है। उसी प्रकार से अल्मोड़ा प्रारंभ हो गया है पिथौरागढ़ में बनने की दिशा में। तो ये जो काम है, आज जो डॉक्टर हमारे पास बाहर से आ रहे थे, जब हमारे वहाँ मेडिकल की शिक्षा होगी और ये बच्चे पढ़ेंगे और दूरस्थ क्षेत्रों से आए हुए बच्चे पढ़ेंगे तो इन मेडिकल कॉलेजों में, यहाँ के हॉस्पिटलों में जो सबसे ज्यादा समस्या शिक्षा और चिकित्सा की, इन दोनों समस्याओं का समाधान इस तरह की उसमें होगा। जब बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, हमारे बच्चों को आरक्षण मिलेगा तो 30% जो आरक्षण ये महिलाओं को दिया है, तो ये जो आज सबसे ज्यादा बड़ी समस्या पैरामेडिकल के क्षेत्र में बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं लेकिन उसके टेक्नीशियन नहीं है। अगर पैरामेडिकल के कोर्स हमारे होंगे, उनमें हमारी बच्चे यहाँ पढ़ेंगी तो ये बड़ी मशीनें हमारी देहरादून, हल्द्वानी या अल्मोड़ा इन हॉस्पिटलों में लगी, उनमें टेक्नीशियन हमारे यहीं उपलब्ध होंगे तो पलायन निश्चित रूप से असर रुकेगा। और इस तरह के जो और भी फैसले सरकार करने चाहिए, वो आवश्यकता जब महसूस करेगी वो करेगी। तो इन फैसलों से, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार के और के नए रास्ते खुलते हैं,
तो उस दृष्टि से सरकार की ये काम है वो निश्चित रूप से सराहना के योग्य है। और आगे भी क्योंकि सरकार को काम विकास करना होता है और यहाँ के जो युवा है हमेशा आंदोलन के समय से ही ये कहा जाता था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी यहाँ रोकेंगे तो यहाँ का उसका विकास होगा। तो उस दिशा में ये एक कदम है। तो इसके लिए निश्चित रूप से सरकार ये सराहना के काम है वो बधाई की पात्र है। ठीक है शिषपाल जी, आखिरी कमेंट आपका पूरे मसले पर मैं चाहूंगी। कि सरकार केवल अगर घोषणा तक सीमित रहती है, सरकार केवल अगर बयानबाजी तक सीमित रहती है और उससे आगे नहीं बढ़ती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और अगर महिला आरक्षण के मामले में ईमानदारी से आगे बढ़ती है, सरकार का संकल्प दृढ़ और जमीन पर दिखाई देगा तो निश्चित तौर पर ये सराहनीय होगा। और मैं कहता हूं कि ईमानदारी के साथ इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बेटियों को उनका हक मिलना चाहिए। प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति जो चिंताजनक बनी हुई है उस पर सरकार को गंभीरता से समीक्षाएं करनी चाहिए और जन अपेक्षाओं के अनुसार जो है कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना चाहिए। और विकास जो इस प्रदेश में पटरी से उतरा हुआ है उसको पहाड़ पर चढ़ाने का सरकार को ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। ठीक है सचिन गुप्ता जी, पूरे मसले पर आखिरी कमेंट आपका। बुजुर्गों को प्रदेश के किसानों के हित के लिए लगातार काम करती आ रही है। प्रदेश सरकार ने जो है अपने संकल्प पत्र में भी ये घोषणा करी है और सरकार जो है इन सब वादों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार और के कार्यकर्ता कटिबद्ध है। और निश्चित रूप से जो है जब तक ये सब कार्य सरकार के माध्यम से नहीं होंगे तब तक जो है सरकार जो है बैठने वाली नहीं है चैन से। और निश्चित रूप से प्रदेश के विकास के लिए सरकार पूरी जी जान से लगन के साथ काम करती रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन जिस तरीके से मातृशक्ति को मौका दे रही है धामी सरकार, ये कदम काफी सराहनीय है। लेकिन इस कदम से, सरकार के इस कृत्य से और इस फैसले से क्या उत्तराखंड में पलायन शिक्षा को लेकर रुक पाएगा, ये देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ उत्तराखंड के महासंग्राम में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।